हेलो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम को। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। आज आयोनिक इक्विलिब्रियम का पूरा पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में कौन से टॉपिक होते हैं? पहला होता है दैट इज एसिड बेस थ्योरी, दूसरा फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस एंड वाटर वो होते हैं। देन रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस एंड वाटर का क्या होता है वो देखना है। देन पीएच, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएच, वो देखेंगे। देन कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देन टाइट्रेशन, देन इंडिकेटर्स। अब जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई एक टॉपिक होता है जिसपे ज्यादा फोकस होता है। जैसे कि मैंने बताऊं कि सीईटी के लिए ज्यादा फोकस होता है एसिड बेस थ्योरी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स पे एंड पीएच पे, जो इजी इजी क्वेश्चंस है। जब भी अपन जेईई मेंस के बारे में बात करते हैं ना, वो जनरली डिस्कस करते हैं कॉमन आयन, पीएच, बफर को एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछने का। एंड नीट में जब भी पूछते हैं ना, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्वेश्चंस देखते हैं अपने को, जो जहां पे कॉमन आयन का भी इंपैक्ट हो सकता है। तो यही टॉपिक को अपने को डिटेल में डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्सटेंसेस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, एक होता है एच इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल्स जो है ना, वो एग्जांपल्स है अपने दैट इज यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, देन स्टार्च। ठीक है, ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स है जो डिसोसिएट नहीं होते, जो कंपोनेंट्स टूटते नहीं है, एसोसिएट भी नहीं होते और डिसोसिएट भी नहीं होते। देन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको फैराडे ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ऐसे सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं, ऐसे उनमें भी दो टाइप से, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो 100% डिसोसिएट होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एंड देन आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग एस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके एग्जांपल्स मैंने देखे, एक बार चेक कर लो। एंड देन उसके बाद आता है वीक एसिड्स। तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड कंसीडर करो। उसके बाद कुछ और एसिड्स भी है, उसके एग्जांपल्स मैंने दिए हुए। देन उसके बाद वीक बेसिस होते हैं। वीक बेसिस में याद रखना, ऑर्गेनिक बेसिस जितने भी हैं, कार्बन आयन कंटेनिंग चाहे वो हो या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग, जितने भी बेसिस अपन देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के लिए, वो सभी अपने वीक बेसिस है। उसके बाद आता है सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये सभी के सभी कैसे, दैट इज नथिंग बट द पार्शियली डिसोसिएट करने वाले। तो अपना इक्विलिब्रियम कहां पे एस्टेब्लिश होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो वीक एसिड्स, वीक बेस एंड सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, वीक बेस के बारे में अपन ज्यादा डिस्कशन करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में। ओके, चलिए तो फिर देखते हैं। पहला पॉइंट है दैट इज एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब एसिड बेस कॉन्सेप्ट में अपने को तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें एक होता है अरेनियस कॉन्सेप्ट, एक होता है लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट और एक होता है लेविस कॉन्सेप्ट। अब मैंने पूरे नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा थ्योरेटिकल, इसलिए इधर एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी जितना मेरे को पता है। So what is acid according to Arrhenius concept? What is acid? Acid is substance जो हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, जिसको अपन हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देता है किसमें? वाटर में। तो पानी में जो H+ आयन देगा वो तुम्हारा अरेनियस एसिड, और पानी में जो OH- देगा वो कौन हो? तुम्हारा अरेनियस बेस। तो सिंपल है, अपन ने अभी तक जो जो पढ़ा है एसिड बेस के बारे में, यही डिटेल में अपने देखा है कि एसिड वो होता है जो H+ देता है, बेस हो जो OH-। इसके एग्जांपल्स है HCl, HBr, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, H2S, HCN। ये सभी क्या करते हैं? यदि HCN लिया मैंने, HCN टूटेगा, क्या देगा अपने को? H++ Cn- देगा। तो जो H+ देगा वो अपना कौन? एसिड। मैंने HCl लिया, HCl भी क्या करेगा? H++ Cl- देगा। जो H+ देगा वो एसिड। कौन सा एसिड? अरेनियस एसिड। देना था बेस की कहानी। बेस में जो पानी में ऐड करने के बाद जो OH- दे, NaOH तुम पानी में ऐड करोगे, तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा दैट इज Na++ OH- मिलेगा, राइट। जो पानी में OH- देगा वो तुम्हारा लेविस बेस। अब उसके लिमिटेशंस क्या है? इसके तीन लिमिटेशंस है। दिस कांसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, यदि पानी नहीं होगा ना तो ये कांसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, H+ आयन डू नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री फॉर्म। वो H+ आयन कैसे एग्जिस्ट करता है? इन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है दैट इज H3O+। हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके साथ साथ यदि अपन डिस्कस करें तो ऐसे कुछ ऑक्साइड्स है और ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जो एसिडिक नेचर शो करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं एसिड की, बट उनके पास H+ आयन नहीं है। जिसमें एग्जांपल है SO2, CO2, AlCl3, FeCl3, ऑल दिस आर एक्ट्स एज अ एसिड। उसके साथ साथ अमोनिया, pyridine, अमाइंस, ये सभी जो है ना, ये अरेनियस बेस की तरह काम करते हैं।
बट सॉरी नॉट अरेनियस, इट दे एक्ट एज अ बेस, बट उनके पास OH माइनस नहीं है, फिर भी वो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। अरेनियस इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके साथ साथ होता है, उस पॉइंट को मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जिसका नाम है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। धीरे मैंने बोला दो। लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में एक सिंपल सा पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया था सिर्फ बेस के लिए, कि एसिड कौन है? एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो इसकी टेंडेंसी होगी प्रोटॉन देने की, मतलब H प्लस आयन देने की टेंडेंसी जिसकी होगी किसी भी कंडीशन में, आयोनाइजेबल H प्लस आयन जिसकी देने की टेंडेंसी, वो कौन तुम्हारा H प्लस। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सपोज करो यदि मैंने एग्जांपल लिया H3PO4 का, तो H3PO में P डबल बॉन्ड O OH OH और यहाँ पे OH है। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना आयोनाइजेबल है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा? पुल करेगा, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से ये बॉन्ड कभी भी जल्दी ब्रेक हो सकता है, जस्ट ड्यू टू हीटिंग और किसी भी कंपोनेंट में ऐड करने के बाद। तो ये बॉन्ड जो है ना H प्लस OH बॉन्ड जो है ना वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जितना जल्दी ब्रेक होगा H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा। तो यही बोल रहा है, इसका मानना है लॉरी ब्रॉन्स्टेड का आंसर वही है कि वो क्या बोल रहे हैं कि एसिड वो है जो जल्दी डोनेट कर दे H प्लस आयन। जो H प्लस आयन डोनेट करेगा वो एसिड, और जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा वो कौन? तुम्हारा बेस। देखो इसमें एग्जांपल अपन डिस्कस कर सकते हैं HCl के बारे में, ठीक है? HCl का एकदम बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। देखो क्या है यहाँ पे HCl पे, ये अमोनिया जो है NH3 की लोन पे क्या कर रही है? अटैक ले रही है किस पे? H प्लस पे। जैसे अटैक कर रही है ना, तो ये बॉन्ड टूट के Cl माइनस के पास जा रहा है। तुमको क्या फॉर्म हो रहा है? H प्लस NH3 को अटैच हो जाएगा तो NH4 प्लस देगा, और यहाँ पे क्या होगा? Cl माइनस। सो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? HCl अपना H प्लस दे रहा है, डोनेट कर रहा है, और अमोनिया अपना H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। जब वो एक्सेप्ट करता है तो NH4 फॉर्म हो रहा है। तो एक्सेप्ट करने वाला कौन है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस, और डोनेट करने वाला कौन है? दैट इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। याद रखना, प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो दैट इज प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा दैट इज बेस। तो एक चीज याद रखना सिंपल सी, जो एसिड होता है ना, एसिड, ठीक है, एसिड से जो बनता है वो होता है कॉन्जुगेट बेस, एंड बेस से बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड। क्यों? क्योंकि ये तुम ठीक से चेक करोगे, यहाँ पे NH4 प्लस में नाइट्रोजन पे NH यहाँ पे H और यहाँ पे H प्लस। NH4 प्लस में जो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और नाइट्रोजन इज मोर रिलेटिव नेगेटिव एटम। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अनस्टेबल रहेगा, तो वो क्या करेगा? कोशिश करेगा ये हाइड्रोजन जो लिया है वो जल्द से जल्द रिटर्न कर दे। तो इसकी टेंडेंसी क्या हो रही है? हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी हो रही है, और जिसकी देने की टेंडेंसी होती है वो कौन होता है? तुम्हारा एसिड। बट ये एसिड किससे बना है? अमोनिया से बना है ना, जो कि बेस है। बेस से जो बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से बनता है वो कॉन्जुगेट बेस। याद रखना सिंपल सा। तो एक और चीज याद रखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस देता है, और वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि यदि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक कॉन्जुगेट एसिड देगा, एंड यदि वीक बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड देगा। इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन करते हैं ऑर्गेनिक वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे बहुत सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं अपने को। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग वगैरह वगैरह, ये सभी टॉपिक्स वहां पे अपन डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद वीक एसिड कौन है? वीक एसिड, तो ये वीक एसिड है तुम्हारा, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। वीक एसिड से जो बन रहा है तुमको क्या मिल रहा है? कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है, जो कि कैसा है? स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए। तो एग्जैक्टली एसिड बेस और कॉन्जुगेट एसिड बेस में क्या डिफरेंस है? देखो एसिड पे यदि तुमने एसिड से H प्लस आयन निकाल दिया, एसिड से यदि H प्लस आयन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बन जाएगा। एंड बेस पे यदि H प्लस आयन दे दिया तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, एकदम सिंपल, ठीक है। सो HCl से H प्लस निकाला, कॉन्जुगेट बेस। क्या होगा उसका कॉन्जुगेट? HCl माइनस। OH माइनस का बेस, ये OH माइनस ऐड कर रहा है एज अ बेस, इसमें तुम H प्लस ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट है, क्वेश्चन है।
देखो उसके लिमिटेशंस क्या है, लॉरी ब्रांचर कंसेप्ट के लिमिटेशन से पहला लिमिटेशन है दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो एप्लीकेबल टू H प्लस आयन कंटेनिंग कंपोनेंट्स। सो इसका मतलब पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था आयरन का, सो सेम प्रॉब्लम यही पे भी सॉल्व नहीं होगा कि कुछ कंपाउंड जो है तो एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं, उनके पास H प्लस आयन नहीं होता, ना कि वो H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हैं। सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फिर से आ रही थी, राइट। सो इट इज आल्सो फेल्ड टू टॉक अबाउट द एम्फीप्रोटिक स्पेसिस। अब एम्फीप्रोटिक स्पेसिस क्या होता है, देखो समझ लो। एम्फीप्रोटिक स्पेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्ट करते हैं एज एसिड एज वेल एज बेस। एग्जाम के लिए तुमको एग्जांपल पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ एम्फीप्रोटिक स्पेसिस और विच ऑफ द फॉलोइंग इज दे आर नॉट द एम्फीप्रोटिक। या फिर तुमको एक लाइन में 4-5 कंपाउंड्स दे देंगे, इनमें से पूछेंगे कि इसमें से कौन एम्फीप्रोटिक नहीं है। तो ये याद रखना, एम्फीप्रोटिक का मतलब जो एसिड एक्सेप्ट भी, मतलब जो H प्लस आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है और जो डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। तो उसमें कौन होता है, सो याद रखना ऑल अमाइनो एसिड्स आर एम्फीप्रोटिक। जितने भी अमाइनो एसिड तुम बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो वो सभी के सभी कैसे एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि उनके पास NH2 ग्रुप भी है एंड COOH ग्रुप भी है। अब NH2 ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा, ये दो लोन पेयर H प्लस को एक्सेप्ट करेगी। क्या करेंगे, H प्लस को एक्सेप्ट, एंड जो COOH ग्रुप है ना, ये क्या करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा और H प्लस आयन डोनेट करेगा। एक H प्लस आयन डोनेट करेगा, एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा। तो एक ही कंपाउंड में दोनों होने की वजह से ये क्या है, तुम्हारे एम्फीप्रोटिक स्पेसिस है। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और है जो ऑर्गेनिक में कॉमन नेम से याद रखना पड़ता है तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड मतलब ये ये पैरा एंथ्रानिलिक एसिड है कि 1,4 पोजीशन पे COOH एंड NH2 अटैच, इसीलिए एंथ्रानिलिक एसिड है। सो यहाँ पे जो COOH ग्रुप है ये क्या करेगा, एसिड का बिहेवियर करेगा, और यहाँ पे NH2 जो है ना वो क्या करेगा, दैट इज बेस को बिहेव करेगा। सेम SO3H एंड NH2 नोन एज अ सल्फोनिलिक एसिड, ये भी सेम करेंगे, SO3H एसिड NH2 बेस, ठीक है। देखो ये HSO4 माइनस, अब ये HSO4 माइनस भी डुअल नेचर शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यदि HSO4 माइनस ने एक H प्लस एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। एंड इसने यदि एक H प्लस दे दिया और, तो क्या बन जाएगा, SO4 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। उसी तरह और कौन है जो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज शो कर सकते हैं, सो HPO4 माइनस, H2PO4 माइनस, उसके साथ HS माइनस, SCO3 माइनस। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो एग्जिस्ट कर सकते हैं एज अ एम्फीप्रोटिक नेचर से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। सो देखो यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऑफ एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, जिसमें NH2 ग्लाइसिन का दिया है कॉन्जुगेट एसिड बेस, तुम चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एलानाइन का दिया है एसिड बेस, वाटर का एसिड बेस देखा है, वाटर का कॉन्जुगेट एसिड होता है H3O+ एंड वाटर का ही कॉन्जुगेट बेस होता है OH-। तो इन शॉर्ट अपन ये कह सकते हैं कि तुमको यदि कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो तुम क्या करोगे, ऐड करोगे H+, ठीक है। एंड तुमको यदि कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो तुम क्या करोगे, रिमूव करोगे H+, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, दैट इज लेविस कॉन्सेप्ट। तो इसके पास भी लिमिटेशन थे, इसलिए लेविस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब लेविस कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, मैक्सिमम डाउट से सॉल्व करता है। देखो कैसे, व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो कौन, तुम्हारा एसिड, लेविस एसिड। और लोन पेयर डोनेट करता है वो कौन, तुम्हारा लेविस बेस। तो तुमको मैक्सिमम टाइम्स तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस। तो ये कुछ डिफरेंशिएबल क्वेश्चंस पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। तो याद रखना, लेविस एसिड जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एंड लेविस बेस जो होता है ना इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दे आर जनरली लेविस एसिड्स, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर जनरली लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन लिविंग होते हैं लेविस एसिड्स, एंड लिविंग बेस क्या होता है, न्यूक्लियस लिविंग होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स है, तो लेविस एसिड के एग्जांपल जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेविस एसिड कंसीडर होगा। उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रल कंपाउंड है, AlCl3, FeCl3, BF3, BCl3, और कुछ जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उस वैकेंट ऑर्बिटल में, इसलिए दे आर कॉल्ड एज अ लेविस एसिड्स। उसके साथ साथ कुछ कंपाउंड है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, इसकी वजह से वो बिहेव करते हैं एज अ एसिड। देखो कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में बोन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम्हारा ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी आएगा पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। अब कार्बन पे डेफिशिएंसी यदि क्रिएट हो रही है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो कौन है फिर, दैट इज लेविस
एसिड। वैसे ही लेविस बेस के कुछ एग्जांपल्स है, उन एग्जांपल्स में आता है दैट इज Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस CH2 माइनस NH2 माइनस, बहुत सारे एग्जाम माइनस चार्ज जिस पे है वो सभी तुम्हारे लेविस बेस हो जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रल कंपाउंड है जिसमें अमोनिया, अमाइंस, पेरिडीन, पायरॉल, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे वो सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। वाटर, कुछ कुछ इथर बिथर है जो एक्ट करते हैं एज अ बेस, क्योंकि उनके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, लोन पेयर है, अमीर आदमी अंबानी वाली पब्लिक है, तो वो दे एक्ट एज अ लेविस बेस। इसके भी कुछ लिमिटेशन है, इसके लिमिटेशन इतने बड़े नहीं है, बट जैसे कोई कंसेप्ट 100% करेक्ट नहीं होता, वैसे कोई कंसेप्ट 100% बुरा भी नहीं होता है, तो इसने वही कहानी यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ रही है। तो एक चीज यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होके आई जो लेविस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेविस एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि NH3 यदि मैंने लिया NH3 एंड मैंने BF3 लिया, ठीक है, BF3, NH3 और BF3 का जो रिलेशन है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। NH3 ये लोन पर इसको डोनेट किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल वो कौन होगा तुम्हारा एसिड, इसके पास लोन पेयर मतलब क्या होगा तुम्हारा बेस। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे वो फॉर्म कर रहे हैं दैट इज NH3 और इनके बीच में फॉर्म हो रहा है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो मुझे बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, बट एसिड बेस रिएक्शन जो होती है, एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कैसे होती है, जनरली फास्ट होती है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, एसिड बेस रिएक्शन आर जनरली फास्ट। ये दोनों पॉइंट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो लेविस थ्योरी को ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको अपन अडक्ट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, पी ब्लॉक में तुम डिस्कस करोगे उसके बारे में। तो दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये उसका लिमिटेशन था। सेकंड लिमिटेशन, उसका लिमिटेशन था ही नहीं बट लोगों ने बोल के रखा कि दैट इज द लिमिटेशन। क्या उसने ही फेल टू टेल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में ये बताना भूल गया था। एंड देन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वाटर एंड वीक बेस ने, जिसका यूज हुआ पीएच कैलकुलेशन में, और जहां से अपने को डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस के पीएच पता चले और वहां से अपन कंपेयर कर पाए कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है। ओके, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, दैट इज नथिंग बट द KW, KA एंड KB। क्या होता है ये आपने को इस वीडियो में डिस्कस करना है। देखो क्या होता है नाउ, फर्स्ट दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है तुम्हारा, होता है KW, ठीक है। नाउ वाटर, प्योर वाटर इज अ वीक, वेरी 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 वीक, प्योर वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट तो है बट कैसा है, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा, मतलब लाइक ऑलमोस्ट 100 में से 5 एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम डिसोसिएट होंगे, इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखो ऑब्जर्वेशन करोगे कभी भी जब तुम पानी के इसमें हाथ डालोगे, जब हीट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा झटका लगता है बट ज्यादा करंट नहीं लगता, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर, प्योर वाटर इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर वो डिसोसिएट होगा तो बहुत कम डिसोसिएट होगा, एंड डिसोसिएट जो होगा तो H प्लस प्लस OH माइनस में होगा, राइट। सो इसका जो K इक्विलिब्रियम है, इसका K इक्विलिब्रियम होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। जब तुम रिएक्ट कर रहे हो तो वाटर के प्रेजेंस में H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम रहेगा, सो वाटर कैन बी एक्ट एज अ कांस्टेंट हियर। यदि कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो K इक्विलिब्रियम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे आएगा OH माइनस, ठीक है। सो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट बिकम्स नया कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज अ KW, दैट इज वाटर कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो H प्लस इंटू OH माइनस, तो यहाँ पे H प्लस क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, H प्लस को तुम एज ए H3O प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है। सो KW इज इक्वल टू H प्लस प्लस H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू क्या आ रहा है तुम्हारा OH माइनस आ रहा है। अब ये KW किस पे डिपेंड करता है, KW ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर,
कैसे? जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा। H प्लस और OH माइनस का जो बॉन्ड है, HOH का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी H प्लस एंड OH माइनस फॉर्म करेगा। जिसका मतलब जब जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे KW की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। याद रखना, KW सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यदि ऐसा है तो तुम्हारा KW यदि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो अपने पास दो टेम्परेचर है और दो अलग अलग कंडीशन है। So at 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो 25 डिग्री सेल्सियस में KW की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14। एट 90 डिग्री सेल्सियस में KW की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻12, राइट। सो KW यदि 10⁻14 है तो मुझे बताओ दैट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 10⁻14 होगा, राइट। सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, मैंने OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन लिया तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 10⁻7 हो जाएगा। सो अपन ये कह सकते हैं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना कंपाउंड क्या होगा तुम्हारा? एसिडिक। 10⁻7 से जितना ज्यादा उतना क्या होगा तुम्हारा? एसिडिक। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन यदि ज्यादा होगा 10⁻7 से, दैट विल बी बेसिक। इक्वल टू होगा तो क्या होगा? दैट इज नथिंग बट न्यूट्रल। तो सेम कहानी यहां पे भी रिपीट होगी। तो क्या है कहानी? दैट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना होगा? 10⁻12 होगा। यदि ऐसा है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू कितना होगा? 10⁻6। दैट इज कंडीशन फॉर न्यूट्रलिटी। यहाँ पे क्या आएगा? न्यूट्रल, ठीक है। सो सेम 10⁻+7 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। ज्यादा यदि होगा 10⁻6 से तो ये क्या होगा तुम्हारा? एसिडिक। एंड सो एज तुम्हारा बेस ऑल्सो। तो इतनी इंफॉर्मेशन होती है अपने KW के बारे में, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड वाटर के लिए। नाउ अगेन व्हाट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक मोनो बेसिक एसिड? तो वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए क्या होगा? सपोज करो इसका वीक मोनोबेसिक एसिड का एग्जांपल क्या है? दैट इज CH3COOH। इसका बेस्ट एग्जांपल है। CH3COOH जो डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा? देखो, CH3COOH जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या डिसोसिएट कर रहे हो? दैट इज CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। अब इसके लिए जो KW आएगा वो KW क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस into concentration of H3O plus divided by concentration of CH3COOH into concentration of water। तो इनके सामने concentration of water क्या होगा? अल्टीमेटली बहुत ज्यादा होगा than that ions। तो KW इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इनटू वाटर क्या होगा? दैट इज बिकम्स Ka, न्यू कांस्टेंट। दैट न्यू कांस्टेंट Ka इज नोन एज अ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड CH3COO माइनस यहाँ पे मिलेगा अपने को, यहाँ पे H3O प्लस डिवाइड बाय CH3COOH ऐसा मिल रहा है, राइट। अब यदि मैंने जनरल इक्वेशन लिया, जनरल इक्वेशन सपोज करो मैंने लिया है HA मोनो बेसिक एसिड HA, जब डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा अपने को? H प्लस प्लस A माइनस मिलेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यदि C रहेगा, यहाँ पे रहेगा 0 सो एट इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? C माइनस C अल्फा। इधर कितना होगा? C अल्फा, यहाँ पे होगा C अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अल्फा विल बी द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो सिंपल है। तो आपके K की वैल्यू क्या होगी? नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा। यहाँ पे C कैंसल, राइट। बच क्या रहा है? दैट इज C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बच रहा है, दैट इज इक्वल टू K, राइट। अब तुम्हारा जो अल्फा है, अल्फा यदि वेरी 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 स्मॉलर देन 1 है, अल्फा इज वेरी 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 स्मॉलर देन 1 है, देन 1 माइनस अल्फा इज कंसिडर्ड एज 1। सो
सो के इक्वल टू क्या होगा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू यदि 1 है तो के ए इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर होगा, राइट। सो तुम्हारा अल्फा इज इक्वल टू क्या, नथिंग बट द के ए डिवाइड बाय सी, के ए डिवाइड बाय सी, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। और व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन law, that is nothing but the Ostwald dilution law, alpha is equals to under root Ka by C। तो देखो वीक बेस के लिए भी सेम ही कहानी है पूरी, जहां पे अल्फा इक्वल टू के बाय सी है फॉर एसिड, बेस के लिए होगा अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बी बाय सी, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वी। यदि मैंने मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिया तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 1 मोल। सो सी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पे। सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा अंडर रूट के ए डिवाइड बाय 1 अपॉन वी, दैट इज नथिंग बट द अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू वी, दैट इज अनदर वन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। बट यदि सपोज करो तुम्हारा अल्फा नहीं होगा, बहुत लेस नहीं होगा, तो ये आपने को यही फॉर्मूला यूज करना है। याद रखना अल्फा की वैल्यू जो है ना वो 10% से कम होनी चाहिए, 10% से ज्यादा यदि है, 10% से ज्यादा तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है ऊपर वाला। यदि 10% से कम है देन यू कैन गो फॉर द अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। नाउ इस पूरे पिक्चर में तुम चेक करोगे तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तुम चेक करोगे तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे H प्लस आयन है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज सी अल्फा। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यदि सी अल्फा है दैट इज इक्वल टू सी अल्फा, वेयर सी अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज के ए बाय सी। तो ये सी अंदर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट के ए इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी, सी कैंसिल, क्या बचा अंडर रूट के ए इंटू सी। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू सी। दिस विल हेल्प यू इन अ कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड्स के लिए। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक मोनो एसिडिक बेस क्या है, उसका एग्जांपल, उसका एग्जांपल है दैट इज NH4OH। NH4OH, NH4OH को आपने यदि डिसोसिएट किया तो क्या होगा, दैट इज NH4 प्लस प्लस OH माइनस मिल जाएगा। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा दैट विल बिकम्स Kb, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by concentration of NH4OH ऐसा मिल रहा है। नाउ सपोज करो मैंने जनरल एग्जांपल लिया, जनरल कोई भी एग्जांपल, तो जनरल एग्जांपल में BOH इसको मैं डिसोसिएट किया इनटू B प्लस प्लस OH माइनस के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होगा C, यहाँ पे 0 0 एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा C माइनस सी अल्फा, इधर C अल्फा इधर भी C अल्फा। यदि ऐसा है तो इस रिएक्शन के लिए जो Kb है वो Kb क्या होगा तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस into concentration of OH minus divided by concentration of BOH, वैल्यू पुट करोगे तुमको आंसर आएगा C अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई C, 1 माइनस अल्फा, C कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बच रहा है दैट इज C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। नाउ Kb इज इक्वल्स टू क्या आया, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। सेम सिमिलरिटी यहाँ पे भी है, राइट। इफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 देन 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। so यदि ऐसा है तो Kb इक्वल टू क्या आ रहा है, C अल्फा स्क्वायर आ रहा है, राइट। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू Kb डिवाइड बाय C, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Kb बाय C। यहाँ पे भी सेम आया जो पहले था Ka के टर्म्स में, राइट। अब ये जो है ना यहाँ पे सिंपल है, फॉर मोलार कॉन्सेंट्रेशन तो C इक्वल टू 1 अपॉन V आएगा। तो C की वैल्यू दी यहाँ पे 1 अपॉन V पुट की तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, दैट इज Ka इंटू Kb इंटू V, वही आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे अपने को 4 फॉर्मूलेस मिले, कौन से फॉर्मूलेस, दैट इज अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन C, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Kb बाय C, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Ka इंटू V, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Kb इंटू V। ये 4 फॉर्मूले है ना, ये 4 फॉर्मूले डिस्कस करते हैं अपना ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ।
जहां अपने को मिलता है दैट इज अल्फा 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 की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के लिए, एंड वी तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी है उसका, ठीक है। अब सेम ऐसे ही कहानी डिस्कस कर सकते हैं अपन एक एसिड बेस पेयर के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के ए, के बी एंड के डब्ल्यू। तो ये जो रिलेशन निकलता है, ये रिलेशन निकल के आता है फॉर एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। सपोज करो मेरे पास एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ऑफ HA, that is nothing but the HF, not HA, HF। उसका क्या होगा, देखो HF डिसोसिएट यदि हुआ तो होगा इनटू H प्लस F माइनस में। इसके लिए जो Ka आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, वो रहेगा तुम्हारा Ka, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, दैट इज नथिंग बट द H प्लस इनटू F माइनस डिवाइड बाय दैट इज HF, क्या होगा, दैट इज HF रहेगा। इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। नाउ दूसरा ये F माइनस जो है, ये तुम्हारा यदि एसिड है तो एसिड से बनने वाला जो F माइनस होगा तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस फर्दर रिएक्ट करेगा तुम्हारे HOH के साथ। इसने इलेक्ट्रॉन लिए यहां से, इसने ये बाहर दे दिया, तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा दैट इज HF प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे ये एसिड का काम कर रहा है, ये एसिड, और ये क्या होगा तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, ये तुम्हारा बेस का काम कर रहा है, ये होगा तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए जो Kb आएगा वो क्या होगा, दैट इज Kb कंसीडर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, F माइनस होगा। अब इक्वेशन नंबर 2, तुमने ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, दैट इज Ka इंटू Kb, दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया तो Ka क्या है तुम्हारे पास, दैट इज H प्लस इंटू F माइनस डिवाइड बाय HF, एंड Kb क्या है तुम्हारे पास, HF इंटू OH माइनस डिवाइड बाय F माइनस। तो H प्लस इंटू F माइनस डिवाइड बाय HF इंटू, यहां पे क्या होगा, HF इंटू OH माइनस डिवाइड बाय F माइनस होगा। अब F माइनस कैंसल, HF कैंसल, क्या बच रहा है यहाँ पे बच रहा है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू Ka इंटू Kb। मुझे पता है H प्लस आयन एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द Kw होता है। सो Ka इंटू Kb इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा Kw। ये रहेगा तुम्हारा एट एनी टेम्परेचर, ये जो रिलेशन है एट कब होगा, एनी टेम्परेचर। यदि मैंने कहा नहीं कि मैं ट्विस्ट डाल दिया यहाँ पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, दैट इज Ka इंटू Kb इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 14। इधर एट 90 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, दैट इज Ka इंटू Kb इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 12 होगा, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती है, यही होता है रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw के बीच में, ठीक है। नाउ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीएसिडिक बेस और पॉलीबेसिक एसिड, देखो इसके लिए कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल है। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज वीक एसिड और वीक बेस, दैट इज वीक एसिड एंड दिस इज आल्सो वीक बेस। तो मैंने एग्जांपल लिया H3PO4, H3PO4 इज अ पॉलीबेसिक एसिड है जो कि वीक है। इसका जो डिसोसिएशन है ना, ये डिसोसिएशन, यदि कंप्लीट डिसोसिएशन की बात की हमने तो क्या होता है, दैट इज 3H प्लस PO4 माइनस होता है, ठीक है। बट ये एज इट इज नहीं डिसोसिएट होता, ये डिसोसिएट होता है इनटू 3 स्टेप। कैसे, H3PO4 को तुम जब डिसोसिएट करोगे इनटू H प्लस H2PO4 माइनस मिलेगा अपने को, तो H2PO4 माइनस को तुम फर्दर कन्वर्ट करोगे इनटू H प्लस PHPO4 2 माइनस के लिए, एंड HPO4 2 माइनस को तुम जब कन्वर्ट करोगे दैट इज नथिंग बट द H प्लस PO4 3 माइनस मिलेंगे। इस रिएक्शन के लिए यदि Ka होगा तुम्हारा
Ka1, इसके लिए दिया होगा Ka2, इसके लिए दिया होगा Ka3। देन ओवरऑल रिएक्शन जो आ रही है, तुम क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो तीनों इक्वेशंस का। एडिशन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा H3PO4 दैट गिव्स 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल Ka होगा, राइट, एंड दैट Ka विल बी इक्वल टू Ka1 into Ka2 into Ka3 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम, जब तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तुमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। व्हेन वी ऐड मल्टीपल स्टेप्स, देन सभी मल्टीपल स्टेप ऐड करने के बाद नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, वो सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेप बाय स्टेप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वही हमने देखा था। यदि तुमको ये वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में वीडियो पोस्ट करके रखी है, जाओ चेक करो वो वीडियो क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली यदि आपको Kb की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करोगे, दैट इज Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, देखो जब भी तुम ऐड करते हो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है उस पर क्या इंपैक्ट होता है कॉमन आयन का, यही अपने को इस पॉइंट में देखना है। लेट्स स्टार्ट। देखो सपोज करो मैंने एक बीकर लिया है, उस बीकर में मैंने पहले वाटर ऐड किया एंड देन वहां पे मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, अब एसिटिक एसिड ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज CH3COOH, ये डिसोसिएट होगा इनटू CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे तुमने एसिटिक एसिड वाटर में ऐड किया तो यहाँ पे डिसोसिएशन स्टार्ट होगा, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन जल्दी 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 डिसोसिएट होगा इनटू CH3COO माइनस एंड H प्लस में। जैसे ही डिसोसिएट होगा अगेन वो CH3CO माइनस कंबाइन होके अगेन तुमको क्या देगा, CH3COOH, ये प्रोडक्ट फिर से देगा। ऐसा करते 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 ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जाता जाता एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नाउ ऐसा मानते हैं कि वाटर में मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ। अब जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो मेरे बीकर में कौन कौन था, मेरे बीकर में था दैट इज एसिटिक एसिड, so CH3COOH, CH3COO माइनस एंड H प्लस, ये तीनों कंपोनेंट्स थे। अब ये तीनों कंपोनेंट कैसे एकदम कांस्टेंट थे, क्यों, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम ऑल द कंपोनेंट्स आर कांस्टेंट। नाउ मतलब यहाँ पे जो अल्फा था दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये क्या था, एकदम फिक्स हो गया था। सपोज करो समथिंग, कुछ भी वैल्यू हो सकती है अल्फा की। अब हुआ क्या, तुमने क्या किया, तुमने इस सॉल्यूशन में जहां पे सबके सब एकदम चिल मार रहे थे, सबके सब एकदम स्टेबल कंडीशन में थे, तुमने क्या किया, इक्विलिब्रियम एकदम इक्विलिब्रियम लेवल पे था, एकदम नॉर्मल लेवल पे, तुमने क्या किया, उसमें एक ऐड किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या ऐड किया तुमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुमने ऐसा ऐड किया है कि जिसके पास कॉमन आयन होगा इन दोनों में से कोई भी एक। सो यू कैन ऐड CH3COO Na और HCl, दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हो। सपोज करो मैंने ऐड किया HCl, HCl को ऐड करने के बाद यहाँ पे आया Cl माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुमने HCl ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन में अचानक से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ये कॉमन आयन जो है तुम्हारा, ये कॉमन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो गया। कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम को लगा कि मेरा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अचानक से इंक्रीज हो गया, बल्कि वो H प्लस इसका था ही नहीं। किससे था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो HCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट 100% डिसोसिएट होने के बाद जो H प्लस आया, उसकी वजह से अपना जो इक्विलिब्रियम का H प्लस था उसका कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल सॉल्यूशन में इंक्रीज हो गया। And we know that Ka is equals to concentration of CH3COO minus into concentration of H plus होता है divided by CH3COO minus H, ऐसे होगा, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि एट इक्विलिब्रियम पे अचानक से H plus का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उस चेंज को कम करने का काम ली चैटले प्रिंसिपल बीच में करेगा। ली चैटले प्रिंसिपल ने क्या किया, तुमने जैसे H plus का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, ली चैटले प्रिंसिपल ने वही कॉन्सेंट्रेशन को कम कराया।
मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, रिएक्शन टेक्स प्लेस बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जैसे ही H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया ओवरऑल, तो रिएक्शन कहां पे आने लगी, रिएक्शन बैकवर्ड साइड में आने लगी। मतलब जितना रिएक्शन आगे जा रहा था उससे रिएक्शन बैकवर्ड साइड में आने लगी। मतलब पहले क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के बाद जो अल्फा आ रहा था अपना, पहले स्टार्टिंग में जब अल्फा आ रहा था, जब सिर्फ CH3COH था, उस अल्फा की वैल्यू समथिंग होगी, कुछ तो होगी। जैसे तुमने HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसके पास क्या था, कॉमन आयन था, वो ऐड करने के बाद रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्टीमेटली डिक्रीज हो गई। दैट इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। सो कॉमन आयन का इफेक्ट यदि किसी ने पूछा तुमको, तुम क्या बोलोगे, कॉमन आयन इज दैट इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट इज दैट इफेक्ट जब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराने के बाद तुम्हारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, कम होता है। उसी को अपन कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। नाउ अब कॉमन आयन के बारे में जो इंपैक्टफुल पॉइंट है, वो क्वेश्चन जब आते हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, और तुमको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो इनिशियली सपोज करो मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया यहाँ पे C, यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, C माइनस C अल्फा होगा। एक मोल जब एक मोल देख रहा है तो यहाँ पे रिएक्ट कितना हो रहा है, C अल्फा रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, C अल्फा, यहाँ पे ये कितना होगा, C अल्फा। नाउ अब तुम क्या कर रहे हो, इस तुम्हारे सॉल्यूशन में ये जहां पे ये कंपोनेंट्स थे, इन कंपोनेंट में तुम क्या ऐड कर रहे हो, HCl ऐड कर रहे हो। अब जब HCl ऐड करोगे तो HCl जब तुम ऐड कर रहे हो, HCl कैसा होगा, दैट इज नथिंग बट द H प्लस प्लस Cl माइनस होगा, सपोज करो। ठीक है, यहाँ पे Cl माइनस प्लस H प्लस होगा। अब इसका समथिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा, दैट इज C2, लेट कंसीडर C2 कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 0 अब ये जो रिएक्शन होने वाली है वो 100% होगी क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे कितना होगा, 0, यहाँ पे C2, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा C2 और C1 कैसे सकते हैं अपन, ठीक है, नॉर्मली C1 क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, 1 C1 राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन में H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा प्लस C1, C अल्फा प्लस C1। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे तुमको यदि K निकालने के लिए बोला तो K क्या होता है, बट द H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन इनटू दैट इज CH3COO माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COOH आयन CH3COH कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब सॉल्यूशन में H प्लस एन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज C अल्फा प्लस C1 है। यहाँ पे कितना है, C अल्फा डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द C1 माइनस अल्फा, ऐसा आएगा। सो Ka इज इक्वल टू क्या हो रहा है, तुम यदि ठीक से चेक करोगे तो C यहां से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, दैट इज अल्फा C अल्फा प्लस C1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू K। अब ये एट एनी कंडीशन पे है, बट यदि तुम्हारे अल्फा की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल देन 1 होगी तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 1, क्योंकि हमने ऑलरेडी भी देखा था। बट अल्फा की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से इसका जो C अल्फा है, C अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। अब C अल्फा की वैल्यू स्मॉल हो गई, किससे, C1 से यदि स्मॉल हो गई तो अल्टीमेटली तुम यहाँ पे ये C अल्फा कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पे अल्फा कैंसिल कर सकते हो। मतलब क्या बच रहा है, Ca इज इक्वल टू अल्फा इंटू C1 डिवाइड बाय नथिंग डिवाइड बाय 1, ऐसा बच रहा है, करेक्ट। सो अल्टीमेटली तुम यदि चेक करोगे तुम्हारे किसी भी वीक एसिड के लिए कॉमन आयन का इंपैक्ट क्या हो रहा है, कॉमन आयन का इंपैक्ट हो रहा है तुम्हारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, दैट इज अल्फा इनटू C1, वेयर C1 क्या है, C1 इज नथिंग बट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से तुम अल्फा की वैल्यू यदि निकालोगे तो Ka डिवाइड बाय C1 हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, उतना ही तुम्हारे अल्फा की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये है तुम्हारा बेसिक पॉइंट अबाउट द कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कॉमन आयन का। नाउ क्वेश्चन में दिया क्या है, 0.2 मोलर वीक एसिड दिया है, इस मिक्स विद द 0.42 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3COONA दिया है एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज दिया है के, फाइंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सिंपल सा पॉइंट है, देखो मैं तुमको बताता हूं कैसे। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड दिया है तुमको, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है, दैट इज नथिंग बट सपोज करो उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं C1, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COONA, ठीक है, क्या कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज CH3COONA कंसीडर कर रहा हूं। इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को दिया है दैट इज 0.42 मोलर। नाउ अपने को दिया है दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड CH3COOH का दैट इज 0.2 मोलर दिया है एंड उसके हिसाब से Ka दिया है अपने को 10⁻⁴। लेट्स सी क्या हो रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या दिया, CH3COOH जो डिसोसिएट होगा इनटू CH3COO माइनस इनटू प्लस H प्लस। इसके लिए जब तुम Ka निकालोगे, Ka क्या होगा तुम्हारा, K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH हो जाएगा। नाउ अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था C, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 0, एट इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे बच रहा है C माइनस C अल्फा, यहाँ पे बच रहा है C अल्फा, यहाँ पे बच रहा है तुम्हारा C अल्फा। अब तुम क्या ऐड कर रहे हो, तुम एक ऐड कर रहे हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जिसके पास कॉमन आयन है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है तुम्हारा CH3COONA जो कि 100% डिसोसिएट होगा इनटू CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में। अब इनिशियली कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया इसका, C1 दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 होगा, तो एट इक्विलिब्रियम ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे होगा C1, यहाँ पे बचेगा 0, C1 बचेगा, सॉरी, राइट। अब कॉमन आयन कौन है तुम्हारा, CH3COO माइनस आयन तुम्हारा कॉमन आयन है। अब यदि एक कॉमन आयन है तो इसका जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में, जहां पे यहाँ पे तुम पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा प्लस C1 इनटू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C अल्फा डिवाइड बाय CH3COO, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा C माइनस C अल्फा होगा, तो C1 माइनस अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा CC कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है C अल्फा प्लस C1 into alpha divided by 1 minus alpha, and we know that alpha is very smaller than very smaller than 1, so we can say that 1 minus alpha is approximately equal to 1. So since alpha is very small, so C into alpha is also very small than C1, करेक्ट, अपन कंसीडर कर सकते हैं इसे क्योंकि बहुत कम रिएक्ट हो रहा है। अब यदि ऐसा हो रहा है तो Ka is equals to क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो C अल्फा है इंस्टेड ऑफ C1, C अल्फा कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे अल्फा कितना कंसीडर करना पड़ेगा अपने को 0, तो बचा क्या K is equals to C1 into अल्फा डिवाइड बाय 1। अब क्वेश्चन में बचा क्या, अब अल्फा चाहिए तो दैट इज Ka डिवाइड बाय C1, अल्फा की वैल्यू चाहिए, दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, K दिया है तुमको 10⁻⁴, C1 की वैल्यू दी अपने को 0.42, 0.42 मतलब अल्टीमेटली तुम ठीक से चेक करोगे तो 1/42 इंटू 10⁻⁶, कैलकुलेट कर लोगे तुमको आंसर आ जाएगा अल्फा का, ठीक है। अब अल्फा का जो आंसर आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा कम आ रहा है, क्यों, बिकॉज तुमने क्या ऐड किया है उसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है इसकी वजह से, ओके। नाउ पीएच, हाइड्रोलिसिस, बफर, सोल्युबिलिटी एंड इंडिकेटर्स टाइट्रेशन के जो 5 पॉइंट्स है, ये 5-6 पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स अपन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट 2 सेकंड पार्ट, ओके। टिल देन गुड बाय।